हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म होता क्या है। चलिए देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को सेंट्रल अथॉरिटी से रीजनल या लोकल अथॉरिटीज तक डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब होता है कि पावर को सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच शेयर करना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सब्जेक्ट पर फोकस करती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को हैंडल करती हैं और वहीं लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट और विलेज के इश्यूज को एड्रेस करती हैं। चलिए जानते हैं आप डिसेंट्रलाइजेशन या फेडरलिज्म के फायदे। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। पावर को सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच शेयर करके पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाता है। दूसरा, लोकल प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। बहुत सी प्रॉब्लम लोकल लेवल पर एड्रेस की जाती है क्योंकि वहाँ के लोगों को ही उस इशू की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। तीसरा, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। लोकल अथॉरिटीज को मोस्टली क्लियर पर्सपेक्टिव होता है कि फंड्स को कहाँ और कैसे एलोकेट करना है और रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है। फोर्थ, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रास रूट लेवल पर सिटीजन्स को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने की परमिशन देता है, जिससे डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट का सेंस आता है। फिफ्थ, बैलेंस वर्कलोड। डिसेंट्रलाइजेशन एंश्योर करता है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पास हद से ज्यादा वर्कलोड ना हो, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सिक्स्थ है होलिस्टिक डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन एंश्योर करता है कि डेवलपमेंट सब रीजन्स तक पहुंचे और सारे सिटीजन्स को बेनिफिट हो, इंक्लूसिविटी एंश्योर करते हुए। असल में इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन एक गवर्नेंस अप्रोच है जो पावर को वेरियस लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये एंश्योर करता है कि लोकल इश्यूज इफेक्टिवली एड्रेस हो लोकल पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ये सिस्टम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है और ये एंश्योर करता है कि डेवलपमेंट नेशन के हर पार्ट तक पहुंचे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में फेडरल सिस्टम्स के क्या फीचर्स हैं? फेडरलिज्म एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहां पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। चलिए जानते हैं फेडरलिज्म के कुछ मेन फीचर्स। सबसे पहला, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में कम से कम 2 टियर या लेवल की गवर्नमेंट होती हैं। सेकंड, ज्यूरिडिक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन के मैटर में हर लेवल की गवर्नमेंट अपने पावर्स के अकॉर्डिंग काम करती है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। हर लेवल पर दी गई अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी। फोर्थ, चेंजिंग दी प्रोविजंस। बिना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की सहमति के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस को एक लेवल की गवर्नमेंट द्वारा अकेले में चेंज नहीं किया जा सकता। फिफ्थ, पावर ऑफ कोर्ट्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट हो जाए उनकी पावर्स को लेके, तब कोर्ट्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को एक्सप्लेन करने का अधिकार होता है। फिर वो अपना फैसला देते हैं, इसको सबको मानना पड़ता है। सिक्स्थ, रेवेन्यू। फेडरलिज्म में हर लेवल की गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के सोर्सेज साफ तौर पर बताए जाते हैं। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए किया जाता है। सेवेंथ, यूनिटी और डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म के 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक, रीजनल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करना और दूसरा, देश में यूनिटी को प्रमोट करना। फेडरेशन वर्ड को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी यूज नहीं किया गया, बट ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। स्टार्टिंग में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोविजंस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को बाद में ऐड किया गया, जिससे इंडिया में फेडरलिज्म की 3rd लेवल बनी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरेशन और इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है। फेडरेशंस के 2 टाइप होते हैं। पहला, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस और दूसरा, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप की फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री अपनी पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड करती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है। इसके एग्जांपल्स हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। वहीं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से एक बड़ी कंट्री को फॉर्म करने के लिए यूनाइट होते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के पास जनरली इक्वल पावर होती है, जहां पर सभी स्टेट्स बराबर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। इंडियन फेडरलिज्म थोड़ा यूनिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 गवर्नमेंट्स के बीच पावर का डिवीजन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम जैसे फीचर्स के साथ एक फेडरल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं जो टाइम आने पर नेशन को यूनिटरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिक्लेयर किया है, जो इसे फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट या क्वासी फेडरल के रूप में दर्शाता है। जूरिस्ट ग्रानविल ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया
है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर कैसे डिवाइड की जाती है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन 3 तरह से किया गया है और इनको 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे देश का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मैटर्स पर डिसीजन ले सकती है। इन मैटर्स को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड करने का रीजन है कि इन सब्जेक्ट्स की पॉलिसी पूरे देश में एक जैसी हो। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही इन एरियाज पर लॉ और डिसीजन ले सकती है। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो दोनों मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कॉमन इंटरेस्ट के हैं। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज और ट्रेड यूनियंस जैसे मैटर आते हैं। दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन मैटर पर डिसीजन ले सकती है। लास्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की पावर है। सब्जेक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स इस लिस्ट में आते हैं। ये सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एग्जिस्टेंस में आए, इसलिए इनको रेसिड्यूरी लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन? मतलब इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स की नीड क्यों है और इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज। इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लार्ज पॉपुलेशन की वजह से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बहुत जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर छोटे से हरियाणा की पॉपुलेशन भी बेल्जियम कंट्री से ज्यादा है। सेकंड है लोकल सॉल्यूशंस। लोकल गवर्नमेंट्स जिसे थर्ड टियर या फिर पंचायती राज भी कहते हैं, वो स्मॉलर रीजन के स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ये इश्यूज जनरली स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कम इंपॉर्टेंस के होते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग लोकल इश्यूज। लोकल लोग अपने प्रॉब्लम्स और नीड्स को बेस्ट तरीके से समझते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स जो लोगों के करीब होती हैं इन कंसर्न्स को इफेक्टिवली हैंडल करती हैं। अगला, एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लोकल गवर्नमेंट टास्क को जल्दी और कम कॉस्ट में एग्जीक्यूट करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो। अगला, रिड्यूस बर्डन ऑन हायर गवर्नमेंट्स। लोकल इश्यूज को हैंडल करके लोकल गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का लोड कम करती हैं, जिससे वो स्टेट इश्यूज और नेशनल इश्यूज पर फोकस कर पाते हैं। अगला है ट्रेनिंग ग्राउंड। लोकल गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस के लिए अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड लेवल पर करती है, जिससे ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप और गवर्नेंस स्किल डेवलप होती है। अगला, प्रमोशन ऑफ कॉपरेशन। लोकल बॉडीज आम जनता को एनकरेज करती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिना किसी हायर गवर्नमेंटल बॉडीज पर डिपेंड किए हुए। असल में इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स सभी सिटीजन की वॉइस को सुनने और उनके कंसर्न्स को टाइमली और एफिशिएंटली रिजॉल्व करने में मेन रोल प्ले करती हैं। चलिए अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस को। पहला, एम्बिग्यूअस पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। टास्क असाइन करने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल बने रहते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। लिमिटेड फाइनेंशियल पावर और इनसफिशिएंट फंड्स लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस की असली पोटेंशियल को रोकते हैं। अगला है करप्शन। पंचायती राज का इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस करप्ट प्रैक्टिस को एनकरेज करता है। अगला है इनएबिलिटी टू एड्रेस नेशनल इश्यूज। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कभी कभी रीजनलिज्म प्रमोट करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। लोकल ऑफिशियल्स सिर्फ लोकल इश्यूज को एड्रेस करने के कारण बड़े स्टेट या नेशनल कंसर्न्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे पेज पे दूसरे चैप्टर्स भी देख सकते हैं। हर टॉपिक के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हैं आंसर्स के साथ, जो हमारे पेज पे अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।